नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी की क्लास में एक और नई इकाई को पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं और उस इकाई का नाम है गुलमर्ग की खिड़की से एक रात। गुलमर्ग, हम सब जानते हैं कि पृथ्वी पर अगर कहीं पर स्वर्ग है, ऐसी हमारी कल्पना है कि अगर हमारे पास है, और वो है हमारा कश्मीर। कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग कहा गया है क्योंकि वहां प्रकृति के आपको हर एक रंग, हर एक छोटे से छोटे पहलू को आप वहां महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं, उसका विकास देख सकते हैं। इसीलिए उसे प्राकृतिक नजारों का केंद्र भी माना गया है। वहां की प्रकृति सबसे अलग है, निराली है, अनोखी है। इसीलिए कश्मीर है भारतीयों के लिए एक विशेष स्थान हमेशा से रहा है। और कश्मीर का एक ऐसा प्रदेश जिसका नाम है गुलमर्ग, वो एक ऐसा प्रदेश है जहां लंबा सपाट मैदान और चारों ओर वनराई और सामने सफेद बर्फीला पहाड़, बर्फ से ढका हुआ पहाड़, और वहां प्रकृति के अनगिनत रूप आपको देखने को अवश्य मिलेंगे अगर आप वहां कभी घूमने गए हो तो चलिए आज हम मोहन राकेश जी द्वारा रचित एक यात्रा वृतांत, जी हाँ मित्रों, इसका साहित्य प्रकार है यात्रा वृतांत, यानी कि जब लेखक स्वयं वहां गए हैं उनके अनुभव क्या हुए हैं, उनको कैसे कैसे अनुभव हुए हैं, गुलमर्ग किस प्रकार का एक विशेष स्थान है आदि के बारे में हमसे वो बातें करते हैं, बताते हैं। मोहन राकेश हिंदी साहित्य जगत के एक नामचीन लेखक हैं, नाटककार हैं, यात्राकार हैं। उनके नाटकों को आज भी लोग बड़े चाव से पढ़ते हैं, समझने का प्रयत्न करते हैं। उन्होंने लिखा काफी समय पहले, लेकिन जो उन्होंने लिखा है वो आज भी समाज में हम देख सकते हैं। ऐसे अनूठे लेखक, यात्राकार का एक छोटा सा यात्रा वृतांत आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मोहन राकेश जी की बात करें तो आप यहाँ उनके चित्र को देख सकते हैं। एक यहाँ पंक्ति भी है कि मोहन राकेश एक ऐसे साहित्यकार जिसकी कलम कल्पनाओं और हकीकत के बीच दूरियां मिटा देती है। कल्पना क्या है, हकीकत क्या है, दोनों के बीच में जो छोटी सी भेद रेखा है वो भी अपने कलम के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से वो दूरी मिटा देते हैं। और कल्पना क्या है, सत्य क्या है, ये हमें पता चलता नहीं है। उनकी एक खास विशेषता रही है। तो मोहन राकेश जी की अन्य कृतियों के बारे में अगर हम देखें, बात करें तो नए बादल, कांपता हुआ दरिया, अषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आखिरी चट्टान तक, ये उनके नाटक हैं। और आधे अधूरे, ये भी उनके नाटक है। अंधेरे बंद कमरे उपन्यास है। दूसरा उपन्यास न आने वाला कल, एक और आदमी कहानी संग्रह है, और इंसान के खंडहर, ये दोनों उनके कहानी संग्रह हैं। इनकी विशेष गणना एक अच्छे हिंदी साहित्यकार के नाटक के तौर पर की जाती है। एक अच्छे नाटककार हैं और इन्होंने इतने अच्छे अच्छे नाटक हिंदी साहित्य को दिए हैं और काफी समय तक ये नाटक रंगमंच पर भी हम देख सकते थे। इतने अच्छे नाटक इन्होंने हमें प्रदान किए हैं। तो इनके नाटकों के माध्यम से हमें सामाजिक संदेश मिलता है, समाज में चल रही विषमताओं के बारे में पता चलता है, अन्याय, भेद, स्त्री पुरुष का भेदभाव आदि ढेर सारी तत्कालीन समाज, यानी कि अपने समय में जो उन्होंने अनुभव किया था वही अनुभव अपने नाटकों के माध्यम से, कल्पित पात्रों के माध्यम से हम तक पहुंचाया गया है। और वो आज भी हम देख सकते हैं समाज में, यत्र तत्र सर्वत्र समाज में हम आज भी देख सकते हैं। अब गुलमर्ग की खिड़की से एक रात, छोटे से यात्रा वृतांत की बात करें तो क्या है, देखिए ये गुलमर्ग का एक छोटा सा चित्र है। कितना सुहावना होगा। चित्र में हम देख सकते हैं कितनी ऊंची ऊंची पहाड़ियां बर्फीली, उसके आगे
जंगल और सपाट, लंबा सपाट मैदानी इलाका, कितना खूबसूरत नजारा होगा ये। और बात करें गुलमर्ग की खिड़की से एक रात परिवेश, उनका यात्रा वृतांत का नाम है, परिवेश से लिया गया है और इसका साहित्य प्रकार क्या होगा, यात्रा वृतांत। और इसमें गुलमर्ग की प्राकृतिक सौंदर्य का स्वानुभूत यानी कि स्व अनुभव किया हुआ, खुद वहां चलकर गए हैं, किसी के द्वारा सुना नहीं है, कहीं पर पढ़ा नहीं है, वे स्वयं उन्होंने इस बात का अनुभव किया है, इसीलिए यहाँ स्वानुभूत शब्द का प्रयोग किया है। ये विवरण हमारे सामने यहाँ प्रस्तुत किया है। गुलमर्ग का सारा वातावरण इनको अपने में समाया सा लगता है। गुलमर्ग जब ये घूमने के लिए गए थे, आसपास का जो वातावरण था, सारा वातावरण अपने अंदर समाहित हो चुका है, ऐसा तादात्म्य, ऐसा अनुभव उनको वहां हुआ था। और गुलमर्ग की एक रात का अकल्पनीय सौंदर्य इसमें भुलाया ही नहीं जा सकता। वहां उन्होंने अकल्पनीय अनुभव किया है, ऐसा अनुभव किया पूरी जिंदगी में और किसी जगह नहीं किया था, ऐसा गुलमर्ग में उन्होंने अनुभव किया था। तो वो कौन सा अनुभव था, किस प्रकार उन्होंने प्रकृति का वर्णन किया है, आइए हम मिलकर उनको देखने का, समझने का प्रयत्न करते हैं। ये देखिए गुलमर्ग का पहाड़ी इलाका, कुछ जगह ऐसी होती हैं जिन्हें आंख एक बार देखती है तो चौंक जाती है। चौंकना यानी कि आश्चर्यचकित हो जाना। देखिए जब हम सब अलग अलग जगहों पर घूमने के लिए जाते हैं, तो जब हम पहली बार किसी अनजान जगह पर गए हैं और कुछ वहां ऐसा देखा है जो पहले हमने कभी नहीं देखा, तो हमें क्या होता है, आश्चर्य होता है कि वाह कितना सुंदर दृश्य है। ऐसा ही आश्चर्य लेखक को गुलमर्ग में हुआ था। फिर धीरे धीरे परिचित होकर उदासीन हो जाती है। बाद में एक दिन, 2 दिन नई जगह है तब ठीक है, लेकिन जब वह पुरानी हो जाएगी तब हमें उस जगह की एक भी चीज आश्चर्यचकित कर सकती नहीं है। लेकिन गुलमर्ग ऐसी जगह नहीं है। गुलमर्ग में आप नई प्रकृति के स्वरूपों को आप वहां देख सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। तो गुलमर्ग एक ही प्रकार की जगह नहीं है, उसमें रंग बिरंगी ढेर सारी बातें, ढेर सारी प्रकृति के स्वरूप, उनके रूप आपको देखने को वहां मिल सकते हैं। लेखक अपने प्रथम अनुभव की बात करते हैं तो कहते कि जब मैं पहली बार गुलमर्ग गया था तब क्या हुआ था, तो मुझे वहां कुछ असाधारण नहीं लगा। बस एक खुला सपाट मैदान और देवदारों के झुरमुट यानी कि घने जंगल, और 1 घंटे भर में सारा गुलमर्ग देख आया था। बस जब प्रथम बार गए थे, पहली बार गुलमर्ग गए थे, तब कोई असाधारण नहीं था, मामूली सामान्य था। खुला सपाट मैदान, उसके बाद देवदारों का जंगल और उसके बाद पहाड़ी, बस सामान्य, और कुछ विशेष बात नहीं थी, सामान्य बात थी, साधारण था, असाधारण कुछ नहीं था। और केवल 1 ही घंटे में पूरा गुलमर्ग घूमकर वापस आ गए थे। ये प्रथम बार की घटना की बात करते हैं, केवल प्रथम घटना की बात करते हैं। तो जब प्रथम बार गए थे तो केवल 1 ही घंटे गुलमर्ग घूमकर वे वापस आ गए थे। तब उनको गुलमर्ग में कुछ भी ऐसा विशेष या सब विशेष कोई भी बात देखने को मिली नहीं थी। अब मगर बाद में महीनों वहां रहने पर एहसास हुआ। देखिए पहली बार तो केवल 1 ही घंटे में आ गए थे, लेकिन जब दूसरी बार गए तब महीनों वहां रुके थे। शायद महीनों का यानी कि 1 महीना या 2 महीने भी हो सकते हैं, क्योंकि किसी भी जगह पर अगर हम एक समय से अधिक समय वहां व्यतीत करते हैं तो वो पूरा जो इलाका है, पूरा जो विस्तार है, उससे हम तादात्म्य साध लेते हैं, मानो अपनेपन की भावना वहां जागृत हो जाती है। तो एहसास हुआ कि पहली बार तो क्या, बाद में कभी भी उस स्थान को पूरा नहीं देख पाया था। पहली बार तो क्या, उसके बाद में जितनी भी बार गया हूं उतनी बार मुझे गुलमर्ग हमेशा अलग अलग स्वरूप की
दिखाता रहा है। एक जैसा कभी रहा नहीं, क्योंकि ये लेखक का दिमाग है, एक कवि का दिमाग है, इसीलिए ये काल्पनिक और ये प्राकृतिक चीजों में जो परिवर्तन आता है, वही परिवर्तन वो हमारे सामने प्रस्तुत करना चाहते थे। इसलिए कहते थे कि गुलमर्ग आप जब भी जाएंगे वो आपको अलग ही नजर आएगा, एक जैसा आपको लगेगा नहीं। अब शायद यही कारण है कि गुलमर्ग में रहकर वहां के साथ व्यक्ति की आत्मीयता धीरे धीरे इतनी गहरी हो जाती है कि वह अपने को भी उस सपाट मैदान के एक हिस्से के रूप में ही देखने लगता है। मानो इतना तादात्म्य वहां हम साध लेते हैं कि मानो ये मैदान हमारे अंदर का ही मैदान है, हमारा अपना है। ये देवदारों के झुरमुट जंगल जो यहाँ बिछे हुए हैं वो भी मानो अपने से लगते हैं। इतना आत्मीयता का जो भाव है वो गुलमर्ग की तरफ हमें आकर्षित करता है या हो जाता है। आत्मीयता का भाव वहां हमें हो जाता है। और क्या होता है, कांपती तितलियों, उठते बादलों और बर्फ से चमकती पहाड़ियों की तरह। कांपती तितलियां, देखिए वैसे तितली कांपेगी तो नहीं, लेकिन जब उड़ती है तो मानो ऐसा लगता है कि ठंडी के हिसाब से वो कांपती रहती है। ये वहां ढेर सारे उद्यान भी हैं, बगीचे भी हैं, तो वहां ढेर सारी तितलियां हैं, मानो कांपती तितलियां हैं। उसके बाद हैं उठते बादलों। अब इतनी ऊंचाई पर हैं, पर्वत के पास हैं, तो बादलों का आना जाना कितना सुहावना दृश्य होगा। और बर्फ से चमकती पहाड़ियां जो यहाँ पर दिखाई गई है, ऊपर बर्फ है लेकिन जब सूरज धीरे धीरे इसके ऊपर अपना प्रकाश डालता है तब वो बर्फ मानो चमकती है। तो बर्फ से चमकती पहाड़ियां कितना मनोरम्य, कितना सुहावना वो चित्र होगा। केवल यहाँ हम चित्र को देखकर ये कल्पना नहीं कर सकते, अगर हमने वहां स्वयं देखा होता तो शायद इतना सुंदर दृश्य आज तक हमने पहले कभी नहीं देखा होगा। इसलिए गुलमर्ग है वह देखने लायक, घूमने लायक जगह अवश्य है। ऐसा लेखक का दृष्टिकोण है, ऐसा हमें स्वीकारना भी पड़ेगा, क्योंकि गुलमर्ग है वह एक प्राकृतिक केंद्र है। वहां प्रकृति के हमें ढेर सारे रूप भी देखने को मिल सकते हैं। तो दूसरी ओर वहां पूरा विस्तार, जिसमें वहां स्वयं भी रहता है, उसे अपने में समाया सा लगता है। पूरा विस्तार, एक और बस्ती है, एक और सपाट मैदान के उस पार है देवदारों का झुरमुट वन, और उसके बाद पहाड़ी, बर्फीली पहाड़ियां। सारा मैदान, सारा इलाका अपने अंदर ही समाया हुआ है, ऐसा हम अनुभव कर सकते हैं। और सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों संध्याएं, देखिए यहाँ दो संध्याओं की बात है, साहित्य में दो संध्याओं की बात आती है। दो संध्याएं, सूर्योदय और सूर्यास्त, ये दो संध्याओं के बारे में यहाँ लेखक हमें बताते हैं। सूर्योदय के समय क्या होता है, सबसे पहले सूरज लाल रंग का दिखाई देता है, उसके बाद आसपास का जो आसमान है वो भी लाल हो जाता है। उसके बाद संध्या का समय क्या होता है, पूरी ओर सूरज के आसपास लालिमा छा जाती। इसीलिए साहित्य में दो संध्याओं की बात की है, और ये दो संध्याएं सूर्योदय और सूर्यास्त है, ये आपको याद रखने की आवश्यकता है। घना कोहरा यानी कि धुंध, अगर ठंडी का इलाका है, जिस प्रकार हम सर्दी की सीजन में, सर्दी के मौसम में बर्फीले इलाके में धुंध पड़ती है, तो उसी प्रकार कोहरा, जिसे गुजराती में આપણે ગુજરાતીમાં તેને ઝાકળ પણ કહી શકીએ છીએ, ઝાકળ પડે ઉતરે અથવા, तो वो कोहरा छा जाता है, घना कोहरा छा जाता है, क्योंकि वहां बर्फीला प्रदेश है। इसीलिए घने कोहरे और पीली धूप, क्योंकि ठंडी के मौसम में धूप तो सुनहरी ही लगेगी, इसलिए पीली धूप और सब कुछ मानो अपने अंदर समाहित, ऐसा अनुभव लेखक को हुआ है। और इसीलिए जब व्यक्ति गुलमर्ग से चलता है तो एहसास होता है अपने से ही बिछुड़ने का, अपने उस रूप से जो कि इतना परिचित होते हुए भी सदा अपरिचित बना रह जाता है। लेखक कहते हैं जब आप उस जगह से निकलते हैं, धीरे धीरे दूर होते हैं, तो मानो ऐसा लगता है कि हम किसी अपने परिचित व्यक्ति से, परिचित जगह से हम बिछड़ रहे हैं, हमें दुख होता है, ऐसी जगह हमें छोड़कर जाना पड़ता या पड़ रहा है, इसे दुख का अनुभव हमें होता है। इतना सुंदर स्थान है, कौन सा, गुलमर्ग है। और वो अपरिचित नहीं है, क्योंकि वो हमारे अंदर
समाहित है, वो हमारा परिचित स्थान है, इसीलिए हमें उसे बिछुड़ने का दुख उत्पन्न होता है। गुलमर्ग में सपने फूल बनकर उगते हैं, हरियाली के आर पार लाल लाल छतों के ऊपर आकाश में। गुलमर्ग में सपने फूल बनकर उगते हैं, यानी कि सुबह हुई है, उद्यान में बगीचे में क्या निकलेगा, सुबह की रोशनी आएगी और जो सपने हैं वहां छोटी छोटी कलियों में से वो फूल बनकर हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। हरियाली के आर पार पूरा मैदान हरियाली से ढका हुआ है, उसमें से अगर लाल रंग का एक फूल निकलेगा, लाल पीला रंग बिरंगे फूल निकलेंगे, तो कितना सुनहरा दृश्य वहां मौजूद हो जाएगा। और लाल लाल छतों के ऊपर, सुबह की बात है, सुबह में आसमान में थोड़ी सी लालिमा छाई होती, तो लाल लाल छतों के ऊपर ये सारी चीजें हमें आकाश में दिखाई देती है। यानी कि बादलों के बीच में, बादलों के बीच से सूरज का प्रकाश और नीचे हरियाली के ऊपर फूलों का खिलना आदि सारी चीजें, ये सुंदर प्राकृतिक चीजें सुबह में हमें देखने को वहां मिल सकती हैं। आंखें मुग्ध होकर देखती रहती हैं और फूलों में नए नए रंग भर जाते हैं। आप घंटों वहां पर बैठेंगे तो धीरे धीरे आपको हर एक रंग के वहां किस्म भिन्न भिन्न प्रकार के फूलों के रंग, अलग अलग रंगों वाले फूल वहां आपको खिलते हुए नजर आएंगे। और वातावरण में नई नई कोपलें फूट आती हैं, नई नई कोपलें भी साथ में आपको रंग छोटी छोटी कोपलें आपको वहां दिखाई भी पड़ती है, रंग बेरंगी है। ये सारा दृश्य है सुबह का है। तो सुबह में इतना सुंदर वहां मनोरम्य है और हर क्षण एक नए अनुभव, नए रोमांच की सृष्टि होती है। हर एक क्षण वहां एक नया रोमांच, रोमांचकारी, उत्साहित कर देने वाला एक ऐसा स्थान है। कौन सा? गुलमर्ग है। बादलों के पोर्टिको यानी कि बादलों के झुंड के नीचे लोग बाहें फैलाए घास पर बैठे हैं। सुबह में क्या होगा? सुबह में सूरज का जो ताप है लेने के लिए, सूरज की गर्मी लेने के लिए सब लोग वहां बाहें फैलाए सोए हुए हैं बादलों के पोर्टिको के नीचे, यानी कि बादलों के नीचे, बारामदे के नीचे। जिस प्रकार हम छत के नीचे, हमारे ऊपर छत है, उसी प्रकार, क्योंकि वहां सीधा आसमान है, आसमान और इंसान के बीच में बादलों की छत बनाई हुई, यानी कि बादलों के बीच से जो सूरज का प्रकाश आता है और उस प्रकाश को हम बाहें फैलाए मैदान में लोग पड़े हुए हैं या सन बाथ ले रहे हैं सुबह में, क्योंकि वहां ठंडी का मौसम है इसीलिए। और दूर दूर तक सैलानियों की पंक्तियां घोड़े दौड़ाती नजर आती हैं। सैलानी यानी कि प्रवासी, क्योंकि वहां लंबा सपाट मैदान है तो वहां घुड़सवारी भी है, इसीलिए कुछ लोग वहां ढेर सारे घोड़ों को लेकर अपने अपने रास्ते पर घुड़सवारी कर रहे हैं, कुछ लोग टहल रहे हैं, कुछ लोग सनबाथ ले रहे हैं और कुछ लोग बस अपने हिसाब से प्रकृति का आनंद प्राप्त कर रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं। रंगों के कुछ बिंदु हरियाली के पट पर जहां तहां छिटके हैं, हरियाली पर यानी कि हरे मैदान पर कहीं कहीं ये हरियाली के रंग बेरंगी कुछ बिंदु यानी कि रंग बेरंगी कुछ फूल यहां वहां खिलकर उस हरी हरी घास को अच्छी बनाते हैं, यानी कि नयन रम्य वातावरण पैदा करते हैं। सहसा प्रकाश से नन्ही पारदर्शक बूंदे पड़ने लगती हैं। सहसा प्रकाश से, आसमान से नन्ही नन्ही पारदर्शक बूंदे, यानी कि क्या? बारिश। यस, तो बारिश पड़ने लगती है और रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है। हरियाली मैदान पर चारों हरियाली और यहां वहां सब लोग बैठे हैं, रंग बिरंगी कपड़ों पर बैठे हैं, कपड़े पहनकर। लेकिन जब जैसे ही बारिश आना शुरू होती है वैसे ही सिहर गया, यानी कि जम गया ठंडी के कारण, क्योंकि तो ठंडा वातावरण है, उसमें से अगर बारिश गिरेगी तो क्या होगा? ऑब्वियसली ठंड तो ज्यादा ही लगेगी, ठिठुर जाएंगे हम ठंडी के मारे। इसलिए सिर उठाए सारा वो रंग बिरंगी बिंदुओं का समूह, यानी कि यहाँ लोगों की बात करते हैं जो यहाँ वहां बैठे हैं, झुंड बनाकर बातें कर रहे हैं, बैठे हैं, खेल रहे हैं या घुड़सवारी कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही बारिश शुरू हुई तो मानो वो रंग बिरंगी बिंदु मानो सिहर गए, यानी कि ठिठक गए और अपने आप को समेटने लगते हैं, यानी कि ऐसी जगह चले जाते हैं जहां बारिश आती। हरियाली का सपना कुहासे के फूल में बदल जाता है। कुहासा यानी कि मुरझाए हुए फूल में बदल जाता है। हरियाली ने जो स्वप्न देखा था
वो अब मुरझाया हुआ, क्योंकि बारिश शुरू हो गई है, इसलिए वो वापस उदास हो जाएगी। कौन? हरियाली। और मैदान सुरमई आभा ओढ़ लेता है, यानी कि मैदान अब थोड़ा सा शर्मीला बन जाता है, क्योंकि अब मैदान पर कोई नहीं है, केवल बारिश की बूंदे हैं और कोई नहीं है। अब चारों ओर धुंध ही धुंध, धुंध यानी कि कोहरा, घना कोहरा है, और बेबस होकर फैली पगडंडिया, पगडंडिया क्योंकि वहां घास है नहीं, बेबस है, लाचार है पगडंडिया। क्यों? क्योंकि अब वहां कोई चलने वाला नहीं है, तो पगडंडिया गर्म होगी नहीं, इसलिए वो भी ठंडी पड़ चुकी है, उसे भी ठंड लग रही है। देखिए यहां लेखक ने सजीवारूप अलंकार से खुले सपाट मैदान को एक सजीव व्यक्ति के तौर पर हमारे सामने प्रस्तुत किया है। पगडंडी को भी नहीं छोड़ा है, उनमें भी जीव डाल दिया है, तो वो भी मानो ठिठक रही है, उसे भी ठंड लग रही है, ऐसा यहाँ लेखक कहते हैं। और पतली पतली नरम बाहें, पगडंडियों की जो किनारे हैं वो नरम नरम बाहें, वो भी धीरे धीरे ठंडी हो रही है। और जब तक बादल बरसेगा, जब तक बादल यानी कि जब तक ऊपर से पानी गिरेगा, तब तक बाहें फैली रहेगी, ऐसी ही बाहें फैलाकर वहां पड़ी रहेगी। कौन? पगडंडिया कोमल, विस्तृत और निढाल। कोमल है, नाजुक है, विस्तृत यानी कि लंबी चौड़ी है, निढाल यानी कि जिसके ऊपर कोई ढाल है नहीं, जिसके ऊपर कोई छत नहीं है, ऐसी बेबस लाचार होकर पड़ी रहेगी, क्योंकि उसके ऊपर तब तक कोई आएगा नहीं। जब तक बारिश पड़ेगी तब तक पगडंडिया ऐसी ही बिचारी बेबस लाचार होकर वहीं ऐसी पड़ी रहेगी, वहां किसी भी इंसान का आना जाना रहेगा नहीं। सूरज चमकेगा तो फूल में से नया सपना जन्मेगा। अगर दोबारा सूरज यानी कि दूसरे दिन सूरज चमकेगा तो क्या होगा? नया सवेरा होगा। नया सवेरा होगा तो नए फूल खिलेंगे, और फूल सपने बनकर वहां गुलमर्ग में उगते हैं। आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे द्वीप, द्वीप यानी कि समूह, तैरते आसमान में तैरते हुए बादल, आपको छोटे छोटे बादल हैं वहां दिखाई देंगे, इधर उधर भटकते फिरेंगे। ये दृश्य काफी देखने लायक है। भेड़ों और बकरियों के रेवड़, रेवड़ यानी कि झुंड, समूह, भेड़ बकरियों के छोटे छोटे जो रेवड़ हैं, झुंड हैं, वो पगडंडियों पर टंग जाएंगे। क्यों टंग जाएंगे? क्योंकि पगडंडियों पर जो कल बारिश हुई थी उसकी वजह से वहां कोमल कोमल जो नई घास निकल आई है, उसे खाने के लिए वहां टंग जाएंगे, अड़ जाएंगे। और दिन तब रात की प्रतीक्षा करता सा प्रतीत होगा। तब जो दिन है वह रात की प्रतीक्षा करेगा, कब रात होगी, कब मुझे शांति मिलेगी। क्यों? रात आएगी तो सब कुछ खामोश हो जाएगा, खामोश हो जाएगा। रात आएगी, रात में सब कुछ खामोश हो जाएगा, क्योंकि रात में चारों ओर ठंडी का वातावरण, ठंड होगी, बारिश होगी, तो रात में उस मैदान पर, उस पगडंडी पर कोई आवन जावन कर सकेगा नहीं, इसलिए सब खामोश हो जाएंगे। और जो दिन के समय इतनी वाचाल हो जाती है, दिन में वाचाल है, पूरा मैदान, पगडंडी, सब कुछ, पूरा वातावरण वाचाल है, शोर बकोर है, किलकारियां हैं, आवाजें इतनी है, लेकिन रात में एकदम सन्नाटा सा छा जाएगा। किसी भी चीज की हलचल नहीं, केवल प्रकृति की ही आवाज आपको वहां सुनाई पड़ेगी। इतनी खामोशी वहां रात में छा जाती है। इसीलिए मैदान है वह दिन की जगह रात का इंतजार करता है, कब मैं खामोश हो जाऊं, कब मैं शांति से सुरमई आभा बनकर सो जाऊं। गुलमर्ग की वह रात मुझे कभी नहीं भूलेगी। लेखक अपना अनुभव यहाँ प्रस्तुत करते हैं। यहां तक हमने देखा कि ये प्रकृति का वर्णन है, दिन का, रात का। अब लेखक अपने अनुभव के बारे में बताते हैं कि लेकिन वो कहते हैं कि गुलमर्ग की वो रात में कभी भी भूल नहीं पाऊंगा। कौन सी रात? क्या हुआ था उस समय कि मैं होटल की खिड़की में खड़ा था, दूर पर्वत के ओर घनघोर घटा छाई थी, और क्या था? एक बरसाती घटा यानी कि काले बादल, तूफानी बारिश होटल की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। मैं प्रतीक्षा कर रहा था कब वो इधर आए और कब मैं अपने होटल के कमरे से बाहर जाऊं और मुझे उस तूफानी बारिश में नहाने का लुत्फ उठाना है, मजा लेना है, अनुभव करना है कि मुझे तूफानी बारिश का अनुभव करना है, तो कि कब मुझ तक पहुंचे और मुझे अपने में लपेट ले।
लेखक को तूफानी बारिश में नहाने का अनुभव नहीं था। वो भी गुलमर्ग की तूफानी बारिश, ठंडी की बारिश, रात के समय में इतनी ठंडी, इतनी कड़ाके की ठंडी में बारिश में नहाने की, वैसे भी तूफानी बारिश में नहाना खतरे से खाली नहीं है जनाब। तो फिर भी लेखक वो अनुभव करना चाहते हैं कि अगर गुलमर्ग आए हैं तो इसका भी अनुभव हम कर लें। लेकिन बरसती घटा में गिर जाने से बड़ा सुख मैंने बहुत कम जाना है। बरसाती घटा में डूबना, बरसाती घटा में गिर जाने से बड़ा सुख, चार ओर मेरे बरसाती घटा हो, यानी कि जोरों शोरों से बारिश आती हो, बारिश में भीगने का जो मजा है वो मैंने सुख वो कम जाना है। बारिश की बूंदें मेरे शरीर को छुएगी तो मेरा शरीर एक रोमांचकारी अनुभव प्राप्त करेगा। लेकिन कैसी बरसाती घटा, तूफानी घटा की यहाँ बात करते हैं, सामान्य बारिश की नहीं। तो और घटा ऊपर से गिर आए और व्यक्ति को छोटा करके उस पर छा जाए। बारिश विस्तृत है, विशाल है, उसके सामने इंसान छोटा सा नन्हा सा बच्चा ही रहेगा। तो प्रकृति के सामने इंसान हमेशा छोटा ही रहा है, कभी बड़ा बन सकता नहीं, क्योंकि हम प्रकृति को माँ कहते हैं, माता का दर्जा दिया है। और माँ के सामने चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, माँ के सामने वो बच्चे का बच्चा ही रहता है। इसीलिए कहते हैं प्रकृति के सामने, बरसात के सामने जब व्यक्ति छोटा महसूस करता है तब वो अनुभव करने लायक है। और यह इससे अलग स्थिति है। लेकिन आज थोड़ी सी ट्विस्ट वाली यहाँ सिचुएशन उत्पन्न हुई है। लेखक अपने अंदर एक जोम, एक जुस्सा, एक ऐसा तूफान उबाल रहे हैं अपने हृदय में, अपने शरीर में, अपने मन में, अपने विचारों के माध्यम से, कि वो आने वाली उस बारिश को हरा देना चाहते हैं। कि मैं देखना चाहता हूं कि तुझ में ताकत है या मुझ में ताकत है। दोनों अपने अपने हिसाब से मक्कम है। बारिश सब कुछ तबाह कर देना चाहती है, सबको अपने आगोश में लेना चाहती है। लेखक भी अपने मन को मक्कम करते हुए, अपने मन में हौसला रखते हुए उस बारिश को हराना चाहते हैं। चैलेंज करते हैं कि चलो हिम्मत है तो आ जाओ, मुझे भिगा कर दिखाओ, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं। इस बार आती हुई घटा का हर संकेत मेरे सामने था और मैं उसके बराबर का होकर अपनी खिड़की में खड़ा उसे बुला रहा था, आ आ। लेखक कहते जिस प्रकार जितना तूफान उस बारिश में है उतना ही तूफान मेरे अंदर बसा हुआ है। दोनों समकक्ष हैं, दोनों बराबर हैं। इसीलिए लेखक बुलाते चल आजा, दोनों में से कौन जीतेगा, किसकी हिम्मत जवाब दे देगी, चल आजा, हिम्मत है तो आजा। मैं उसे बुला रहा था खिड़की से, चल आजा, मैं यहां खड़ा हूं, मैं तुझसे कमजोर नहीं हूं, मेरे अंदर भी उतनी ही ताकत है जितनी ताकत तुझ में है। हवा तेज थी मगर घटा तेजी से नहीं बढ़ रही थी। हवा पूर जोर से चल रही थी, लेकिन जो घटा थी, लेकिन जो घने बादल थे वो तेजी से नहीं बह रहे थे, वो धीरे 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 बह रहे थे, धीरे धीरे नजदीक आ रहे थे। अब क्या हुआ, हालांकि तूफान बहुत उठा था, लेकिन तूफान था वो बहुत जोरों का तूफान था। इतना भयंकर तूफान लेखक ने आज तक नहीं देखा था। इसीलिए वो अनुभव करना चाहते थे। बार बार जोर की गरज होती थी जिससे धरती और आकाश की सिराएं यानी कि रेखाएं, या आसमान और धरती दोनों के बीच सिरा यानी कि रेखाएं, यानी कि बिजली की बात करते हैं तो बिजली देखिए, इस सिरा यानी कि रेखाओं की बात करते हैं। आसमान यहाँ है, धरती है, दोनों के बीच में बिजली गिरना, तो बिजली कांप जाती थी। बार बार सामने के चित्रपट पर बिजली कौंधती थी, कौंधना यानी कि चमकती थी। देखिए रात के समय में बिजली जब चमकती है तो आसपास कितना प्रकाश फैलाती है, मानो वहां किसी ने टॉर्च लाइट लेकर देखा है कि यहाँ क्या है। पूरा आसपास का पूरा चित्र वहां नजर आता है। और भयानक विस्फोट हर चीज को नंगा कर जाता था। भयानक विस्फोट हर चीज को नंगा, यानी कि वहां कुछ समय के लिए प्रकाश छा जाता था, वापस अंधेरा, वापस बिजली कड़कती गिरती तो वापस वहां प्रकाश आ जाता था, वापस वहां अंधेरा छा जाता था। तो वहां सब कुछ देख सकते थे लेखक बिजली के प्रकाश के माध्यम से। लेखक खुश थे, वहां कहते कि मैं खुश था कि थोड़ी देर में ये बूंदे मेरे ऊपर बरसेगी, बिजलियों का यह कहर मेरे ऊपर टूटेगा। लेखक खुश थे कि ये बिजली, ये सारी चीजें मुझ पर बरसेगी और मुझे उसका अनुभव करवाएगी। लेकिन अब मैं बाहें फैलाकर सामने से उसे अपने ऊपर लेने के लिए तैयार था।
लेखक कहते कि मैं तैयार था, मन से मक्कम है, मन में आज सोच के ही रखा है, ठान लिया है कि अब तो मुझे तूफानी बारिश का सामना करना है। अगर एक बार हमने मन में मक्कम कर लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें बड़े मक्कमता से उस काम को पूरा कर लेना चाहिए, चाहे जैसा भी हो। हार और जीत वो तो बात की बात है, लेकिन अगर हमने सही तरीके से काम नहीं किया तो वो काम हमारे लिए निरर्थक बन जाएगा। तो यहाँ हिम्मत बंधा रहे हैं लेखक अपने आप को कि मुझे यह अनुभव करके ही रहना है, तूफानी बारिश का अनुभव मुझे अवश्य करना है। और लेखक बाहें फैलाकर उस बारिश का इंतजार करते हुए नजर यहाँ आ रहे हैं। अब मगर अचानक हवा रुक गई, अचानक हवा रुक गई और बढ़ता हुआ तूफान जहां का तहां ठिठक गया, यानी कि रुक गया, वहीं का वहीं जम गया, आगे बढ़ा नहीं, क्योंकि हवा बिल्कुल रुक गई थी। और दूर ही पर वह कटे पक्षी की तरह दम तोड़ने लगा। कटा हुआ पक्षी, यानी कि जब पक्षी की पक्षी का एक पंख कट जाता है तो वहां तड़फड़ाकर कमजोर होकर वहीं पर मर जाता है, उसी प्रकार तूफान में हवा कम हो गई, बिजली अब कम गिरती है, यानी कि उसमें अब धीरे धीरे क्या हो गया, वहां भी उस पक्षी की तरह धीरे धीरे मरने लगा, यानी कि धीरे धीरे तूफान शांत होने लगता है। बिजली की सांस रुकने लगी, यानी कि बिजली अब कभी कभार ही गिरती है, चमकती है, इतनी कड़ाके की आवाज भी नहीं आती, मानो बिजली की सांस ही चली गई, यानी कि वो मरने वाली है। क्योंकि हवा के रुक जाने से मुझे भी बहुत ऊंचे आसमान से नीचे आना पड़ा था। वहां हुआ हवा रुकी और मेरे अंदर जो हवा बह रही थी, वैचारिक हवा, उस तूफान से लड़ने की हवा थी, जो हिम्मत थी, वो भी धीरे धीरे दब गई। वहां हवा रुकी, यहां मेरी हिम्मत दब गई, दोनों जगह तूफान शांत हो गया। वहां आसमान की तूफानी बारिश शांत हो गई और यहां मेरे अंदर जो हिम्मत का उबाल आया था, वो उबाल भी यहां थम गया, ठिठक गया, जम गया। मैं उसके बराबर का कभी नहीं हो सका, मैं उस तूफान के बराबर कभी हो सका नहीं, क्योंकि वहां तूफान खत्म हो गया और यहां मेरे अंदर जो हिम्मत आई थी वो भी कम हो गई। क्योंकि तूफान खत्म होने के बाद क्या होता है, लेखक हिम्मत हार गए कि उनको कभी भी तूफानी बारिश का सामना इस प्रकार करना अब पड़ सकता शायद नहीं है। करना चाहते थे, बड़ी हिम्मत थी, लेकिन कर पाए नहीं, इसलिए थोड़ा सा वो निराश भी हो जाते हैं। वे ऐसे क्षण थे जो जीवन में 2-1 बार ही आते हैं। जीवन में अत्यंत साहसपूर्ण करने के क्षण कुछ ही पल के लिए आते हैं, कुछ ही समय के लिए आते, हर बार नहीं आते, और हर किसी की बात भी नहीं है। साहस दिखाना आसान काम नहीं है। साहस के लिए सबसे पहले हमें संपूर्ण आत्मविश्वास होना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं, कि आप ये कर सकते हैं। अगर आप में आत्मविश्वास होगा तो ही आप कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। तो इंप्रूव योर सेल्फ, हमें अपने आप को इंप्रूव करना है, विकसित करना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाना है, हमारा बरकरार रखना है। कोई भी चाहे काम हो, काम कठिन होता ही नहीं है, हम उसे मानते हैं या हम उसे बनाते हैं, क्योंकि हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो कम होता है। हमें लूजर नहीं बनना है, हमें विनर बनना है। और विनर बनने के लिए फर्स्ट थिंग है, हमें अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रखकर वह काम करना है जो हमें काम दिया गया है, या उस काम को हमें पूरा करना है, चाहे कैसा भी हो, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ करना है, तो हम विनर बन सकते हैं, वरना। और यहाँ लेखक यही कहते हैं कि जीवन में कुछ ही क्षण ऐसे आते हैं जब हमें कुछ करने का मौका मिलता है, तो मौके पर चौका मारने की बात यहाँ लेखक कहते हैं कि लेखक मारना चाहते थे चौका, लेकिन मार सके नहीं, क्योंकि वहां सामने प्रकृति के सामने बात भिड़ी थी। प्रकृति का तो क्या है, आज है, कल तूफानी बारिश आएगी तो एकदम शांति हो जाएगी, वो हमारे बस की बात तो है नहीं। लेखक ने
मौका देखकर अपने अंदर आत्मविश्वास जगाया कि नहीं, मैं तूफानी बारिश का सामना कर सकता हूं, करने के लिए तैयार भी थे, शारीरिक तौर पर मानसिक तौर पर तैयार थे, लेकिन सामने तूफान थम गया, रुक गया, और यहाँ लेखक का जोश भी उतर गया और बाद में कभी बराबर एक समान हो सके नहीं। इसलिए लेखक कहते हैं कि ऐसे क्षण जीवन में कभी कभार आते हैं, इनको हमें झपट लेना चाहिए, हमें उसके लिए तैयार हो जाना चाहिए। गुलमर्ग में रहते हुए एक से एक क्षण हर किसी के जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य आते होंगे। जो गुलमर्ग में ही रहते हैं उनके जीवन में तो ये रोज की बात है, रोजमर्रा की बात है, तूफानी बारिश में काम करना, आना जाना, उनके लिए ये कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन जो बाहर के लोग हैं, जो वहां टूरिस्ट हैं, जो प्रवासी हैं, जो यात्री हैं, उनके लिए ये अनुभव एक विशेष प्रकार का अनुभव है जिसकी कल्पना हम कर नहीं सकते। तो तभी तो मुद्दत तक वहां रह चुकने पर भी कोई आकर्षण व्यक्ति को फिर खींचकर वहां ले जाता है। इसीलिए जब एक बार व्यक्ति वहां गया होता है, 2 बार गया होता है, तब बार बार उसे वहां जाने का मन करता है, क्योंकि वो गुलमर्ग एक चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित करती है लोगों को, नहीं आओ मुझे देखो। इसीलिए लेखक कहते हैं कि वो सबको अपनी ओर आकर्षित करती है, ऐसी जगह है गुलमर्ग। अब वरना वहां और कुछ है ही नहीं, वहां और कुछ नहीं है। लेखक ने शुरुआत में ही कहा था कि मैं केवल 1 घंटे भर में पूरा गुलमर्ग घूमकर देखा, एक और बस्ती, एक और खुला सपाट मैदान, सपाट के बाद देवदारों के झुरमुट जंगल और उसके बाद बर्फीली पहाड़ी, बस इतना सा। और वहां कुछ है क्या? कुछ नहीं, लंबा सपाट मैदान, और जहां ज्यादातर लोग गोल्फ खेलने के लिए आते हैं, यहाँ गोल्फ खेली जाती है। लेकिन लेखक एक प्रश्न पूछते हैं अंत में कि व्यक्ति क्यों बार बार वहां जाना चाहता है? क्या गोल्फ खेलने के लिए ही? ये प्रश्न में वेधक लगता है। क्या व्यक्ति केवल वहां गोल्फ खेलने के लिए ही जाता है? नहीं, गोल्फ नहीं, केवल गोल्फ नहीं, वहां प्रकृति के दर्शन करने के लिए जाता है। वहां रंग बिरंगी नजारों का केंद्र है, वहां 2 संध्याओं का केंद्र है, अलग अलग प्रकार के वातावरण को महसूस करने के लिए वहां जाता है, देखने के लिए जाता है कि वहां की प्रकृति कैसी है, वातावरण कैसा है। इसलिए वहां केवल गोल्फ खेलने के लिए नहीं जाता, वो प्रकृति के दर्शन के लिए, उसकी सुंदरता को निहारने के लिए, उसकी उस जगह को अपने अंदर समाहित करने के लिए, उसके साथ आत्मीयता साधने के लिए वहां जाते हैं, केवल गोल्फ खेलने के लिए नहीं। तो हमने यहाँ एक छोटा सा यात्रा वृतांत हमने यहाँ देख लिया है। अब इसके लिए आपको एक छोटा सा स्वाध्याय है जो आपको अपने एफबी में लिखना है। 5-6 वाक्य में उत्तर दीजिए। ये आपको 3 प्रश्न है, उसके बाद पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। ये 2 पंक्तियां हैं, आपको अपनी एफबी में लिखना है।